नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास जो होने वाली है गणित शिक्षण के मैराथन क्लास होने वाली हैं। यहाँ से टैग वर्ड के आधार पे आप लोग प्रश्नों को सॉल्व किस प्रकार से करेंगे उन सब को शामिल कर लिया गया है। साथ में आज की क्लास जो है मैराथन पे गणित शिक्षण के हैं, तो एक बार इसकी झलक देख लीजिए सभी लोग, क्योंकि आज के जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं, टॉपिक्स बनाए गए हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं और इससे संबंधित प्रश्न भी रखे गए हैं। याद रखिएगा, प्रश्न भी 15 रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन छोटा सा पहुंच जाए। तो साथ में क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने के साथ साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहले टॉपिक से। तो देखिए, हर एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझते हुए आगे चलेंगे और टॉपिक्स को तो हम लोग नोट करते हुए चलेंगे। एक बार नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को कम से कम 2 से 3 नंबर दे के जाएंगे सीटेट में। याद रखिएगा, ये क्लास जो चलने वाली है ये 1 से लेकर 5 तक के साथ साथ प्राइमरी के साथ साथ उच्च कक्षाओं के लिए भी यहाँ से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं आज की पहली टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक्स हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए, गणित की प्रकृति। अगर हम बात करें गणित की प्रकृति कैसी होती है अन्य विषयों के अपेक्षा, या फिर अन्य विषयों के साथ इसको समायोजन करते हुए चलेंगे गणित प्रकृति को, तो कैसा है। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, ये सरल है, अन्य विषयों की अपेक्षा ये सरल है गणित। दूसरा, तार्किक है, चिंतन पर आधारित है, अधिक स्पष्ट है। अधिक स्पष्ट का मतलब है 1 प्लस अगर 1 करेंगे तो 2 आएगा, यानी ये अधिक स्पष्ट होता है और क्रमबद्ध के साथ चलता है, यानी एक नियम के साथ चलता है। अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा ये सुदृढ़ होता है। सुदृढ़ का मतलब होता है ये अधिक लचीला होता है, ठीक है, मतलब सभी के लिए ये गणित होती है। तो याद रखिएगा, गणित की प्रकृति कैसी होती है, अगर ऑप्शन में आ जाए तो गणित की प्रकृति आपका सरल होता है, तार्किक होती है, अधिक स्पष्ट होता है, क्रमबद्ध के साथ साथ अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा ये बहुत ही सुदृढ़ होती है, ठीक है, यानी अन्य जो पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है, उससे सरल होती है। तो अगर गणित की महत्व की बात किया जाए यहाँ पे, अगर गणित की महत्व की बात किया जाए तो ये प्राथमिक स्तर पे कैसी होती है गणित, और ये उच्च स्तर पे कैसी होती है, इन सब को समाहित करते हुए हम लोग अगर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा है गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्तर पर कह रहा है कि सामाजिक एवं व्यवहारिक होता है, यानी 1 से लेकर 5 तक के जो बालक होते हैं, याद रखिएगा 1 से लेकर जो 5 तक के बालक होते हैं उनको प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की गणित का महत्व पढ़ाया जाता है, तो सामाजिक पढ़ाया जाता है और व्यवहारिक मतलब समाज में रह के वो जोड़ घटाना गुणा भाग का प्रयोग कर सके, ठीक है। और व्यवहारिक का मतलब होता है उसके दैनिक जीवन में जो भी चल रही है उससे संबंधित उसे गणित के ज्ञान को बताया जाए। लेकिन याद रखिएगा, अगर 6 से 8 तक के प्रश्न आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उच्च प्राथमिक स्तर के, तो वहाँ पे मानसिक एवं सोचने वाले प्रश्न गणित होने चाहिए, यानी उसका महत्व होना चाहिए। जैसे मानसिक का मतलब होता है, अगर हम लोग कह देंगे कि मान लीजिए 1 से 5 तक का बालक है, उसे तो जोड़ घटाना गुणा भाग आ गया। लेकिन अगर हम उच्च कक्षाओं में जो बालक हैं 6 से 8 तक के, उनको हम तो कहेंगे ही कि अगर मान लीजिए 2 + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए बालक अपने मानसिक प्रक्रियाओं को यहाँ पे प्रयोग करेगा, यानी सोचने वाला प्रश्न होना चाहिए, जिससे बालक क्या करेगा, उसकी मानसिक शक्तियाँ बढ़ सकती हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये करा कि प्राथमिक स्तर पे जो भी ज्ञान देंगे हम गणित का, वो सामाजिक और व्यवहारिक होगा, और उच्च प्राथमिक स्तर पे जो होगा मानसिक रूप से सोचने वाला प्रश्न हम लोगों से या फिर प्रश्न पूछने का यहाँ पे कार्य करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा है, कह रहा कि गणित का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। याद रखिएगा, गणित का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो गणित का मुख्य उद्देश्य अगर बात किया जाए, अगर एनसीईआरटी के अनुसार, तो बालक की सोच का गणितीकरण करना है। अगर प्रश्न में दिया है कि बालक के सोच का गणित किस प्रकार से किया जा सकता है, तो याद रखिएगा उन्हें संख्या संबंधित कौशल देके या फिर गणना संबंधित यहाँ पे कौशल विकसित करके। तो यहाँ पे हमारा मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है कि बालक की सोच का गणितीकरण करना, ये एनसीईआरटी 2005 करता है मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत। अगर हम लोग प्राथमिक स्तर पे बात किया जाए तो प्राथमिक स्तर पे संख्या संबंधित कौशल का विकास करना, मतलब संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए बालक को। और दूसरा कह रहा है कि माप तौल की इकाइयों को विकसित करना, यानी बालक जो है अपने व्यवहार में 1 से 5 तक कोई लेन देन की क्रियाएं कर सकता है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है गणित संक्रियाओं का विकास। संक्रियाओं का मतलब होता है, गणित संक्रियाओं का मतलब होता है कि सीख सके, यानी जान सके। और यहाँ पे चौथा कह रहा है प्राथमिक स्तर पे मूर्त से अमूर्त अवधारणा को प्रोत्साहित करना, मतलब ये है कि कोई वस्तु दिखाकर उस पर चिंतन कराया जाए, ये प्राथमिक स्तर पे आएगा। मूर्त होगा, मूर्त का मतलब होता है जो आपके समक्ष उपस्थित हो, और अमूर्त की बात ये किया जाए कि जो आपके पास
उपस्थित नहीं हो। जैसे बालक को हम 5 रुपये दिए, ठीक है, हमने बालक से पूछा ये कितने रुपये है, 5 रुपये। अब बालक से कहेंगे यही 5 रुपया उठाकर आप दूसरे को दे दीजिए, तो बालक उठाएगा दूसरे को दे देगा। लेकिन हम कहेंगे कि ये लो 5 रुपया और इसे तुम क्या करो, उस बालक को इसमें से 3 रुपया दे दोगे, तो बालक क्या करेगा, अमूर्त, मतलब यहाँ पे 5 में से 2 रुपया घटाएगा तो बचेगा 3 रुपया, यानी बालक उसको देगा तो सोच कर देगा, तो उसमें से घटाएगा, तो ये अमूर्त हो गई। ठीक है, अगर हम लोग बात करें उच्च कक्षाओं पे, तो उच्च कक्षाओं पे गणित संबंधी कौशल का विकास करना, गणना संबंधित कौशल का विकास करना, मतलब बालक गणनाएं हर स्तर पे कर सके। और दूसरा करा है परिकलन संबंधित कौशल का विकास करना, बालक सभी को एक साथ लेके चले। और यहाँ पे अमूर्त से मूर्त की धारणा का विकास करना, मतलब बालक अपने तार्किक चिंतन का प्रयोग करके तब मूर्त वस्तुओं को यहाँ पे विकास कर सके। ठीक है, और करा विश्लेषण की योग्यता, मैंने बांटने की यानी क्रम से बांटने की बात कर रहा है, मतलब विश्लेषण योग्यता की को पोषित कर सके, मतलब किसको कितना रुपये देना है, किसको क्या करना है, ये सब उसके यहाँ पे विश्लेषण, मतलब 50 रुपये अगर है, मान लीजिए 105 रुपये हैं और 5 लोगों में बांटना है, तो बालक ये मूर्त चिंतन करेगा, विश्लेषण करेगा, यानी बांटने की बात करेगा कि हमको कितने 5 लोगों में बांटना है, तो 105 रुपये कितने रुपये के हिसाब से आएगा, तो ये होता है विश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है हमारा कि गणित में चिंतन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से अपसारी और अपसारी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, 1 नंबर दे के जाएगा सभी प्राइमरी और जूनियर दोनों में, यहाँ से आप लोगों को दे के जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा, अगर प्राथमिक स्तर पे बात किया जाए और यहाँ पे मानसिक स्तर पे यानी उच्च कक्षाओं में बात किया जाए, तो यहाँ पे पूछा है गणित के चिंतन के प्रकार। गणित के चिंतन के 2 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। पहला होता है यहाँ पे अभिसारी चिंतन, दूसरा होता है अपसारी चिंतन। याद रखिएगा, अभिसारी मतलब होता है बधे अंत वाले, और यहाँ पे अपसारी वाला जो होता है यहाँ पे मुक्त अंत वाले प्रश्न। ठीक है, मुक्त अंत वाले कितने कैसे प्रश्न हम लोग इसे जानेंगे, तो याद रखिएगा अभिसारी प्रश्न जहाँ पर भी होगा वहाँ पे सामाजिक और व्यवहारिक देगा। सामाजिक और व्यवहारिक का मतलब ये होता है कि एक ही टॉपिक्स पर प्रश्न पूछना, और अपसारी का मतलब होता है मानसिक रूप से सोचने वाले का मतलब होता है आप कई भी प्रकार से उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे अभिसारी का मतलब होता है सामाजिक एवं व्यवहारिक स्तर पे आप किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हम 1 से लेकर 5 तक का बालक है और इसे अपसारी चिंतन के माध्यम से पढ़ाना है, तो हम कहेंगे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो बालक एक बधे बधाए उत्तर देगा दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, लेकिन अगर अपसारी चिंतन के माध्यम से हम बालक से पूछेंगे, तो हम पूछेंगे कि 10 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो बालक कहेगा 1 + 9 बराबर यहाँ पे 10, फिर कहेगा 2 + 8 बराबर 10। इस प्रकार से कई प्रकार से उसका उत्तर 10 दे सकता है। तो ये अपसारी चिंतन हो गया और अभिसारी चिंतन बधे बधाए हो गए। इतना याद रखिएगा, अभिसारी चिंतन जो होता है ये बधे बधाए होते हैं। ठीक है, अपसारी चिंतन जो होता है ये जो होते हैं मुक्त अंत वाले होते हैं, किसी भी प्रकार से दे सकते हैं इसका उत्तर। तो मानसिक स्तर से सोचने वाला होना चाहिए अपसारी, और अभिसारी जो होना है सामाजिक और व्यवहारिक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे गणित की भाषा, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अल्पस पढ़ेंगे और प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो गणित स्वतः ही एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर चलता है। याद रखिएगा, ऑप्शन में दिया है तो गणित की भाषा कैसी है, तो ऑप्शन में खोजेंगे गणित एक स्वतः ही भाषा है जो विभिन्न नियमों और चिन्हों से होकर चलती है। दूसरा हमारा कह रहा है कि गणित की कोई भाषा नहीं होती, गणित खुद ही एक भाषा है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि गणित में ज्ञानार्जन के लिए किसी दूसरे विषय की आवश्यकता नहीं होती है। तो गणित की खुद की भाषा होती है, खुद की नियम होता है, खुद का सूत्र होता है, याद रखिएगा। तो गणित को सीखने के लिए किसी दूसरे भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे गणित में बौद्धिक विकास होता है। गणित से बौद्धिक विकास का मतलब होता है तर्क करना, तर्क का विकास होता है, यानी चिंतन शक्ति का विकास होता है गणित से। तो हम लोग कह सकते हैं गणित की भाषा कैसी होती है, एक बार याद रखिएगा। गणित स्वतः ही एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर चलती है। दूसरा कह रहा है कि गणित की कोई भाषा नहीं होती। तीसरा कह रहा है गणित में ज्ञानार्जन के लिए किसी दूसरी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। गणित से बौद्धिक विकास होता है, यानी बालकों का बौद्धिक विकास होता है, ये भी सही है। यहाँ पे कह रहा है हमारा, देखिए गणित भाषा के अंग। गणित भाषा के अंग कितने होते हैं, तो पद, प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र, चिन्ह, ये क्रम से पूछे जाते हैं। अगर ऑप्शन देखिए, यहाँ से भी आप लोगों को 100% तो नहीं, लेकिन 99% बता सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं कि गणित भाषा के अंगों को एक सही क्रम में लिखिए। तो सही क्रम देखिए इसका यही है कि पहला आएगा पद, दूसरा आएगा प्रत्यय, तीसरा आएगा सिद्धांत, चौथा आएगा शुद्ध, और पाँचवा आएगा चिन्ह। ठीक है, पद, प्रत्यय, सिद्धांत, शुद्ध और चिन्ह, ये है गणित भाषा के अंग जो कि एक क्रम में है। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ पे फ्लेमा लीबैक का क्रम। ठीक है, यानी अल्पस।
अल्पस को यहाँ से पढ़ेंगे जहाँ से आप लोगों को 1 नंबर दे के जाते हैं। तो 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन यहाँ से एक आपको प्रश्न बनते हैं और 1 आध वर्ष छोड़ के ये प्रश्न बने हैं हमेशा। तो यहाँ से देखिए अल्पस, अल्पस का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए क्या किया है, एक्सपीरियंस, ई से एक्सपीरियंस, और यहाँ पे एल से लैंग्वेज, और सी से यहाँ पे पी से हो गया पिक्चर, और यहाँ से सी से यहाँ पे यस से हो गया सिंबल, सिंबल या साइन। तो अगर हम एक्सप्लेन की बात करें यहाँ पे, तो ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव करना, और लैंग्वेज की जो बात किया जाए यहाँ पे ठोस वस्तुओं के प्रयोग के समय बच्चों में बातचीत करना, और यहाँ पे पिक्चर की बात करें, चित्र दिखाकर गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करना, और यहाँ पे सिंबल की बात किया जाए तो शिक्षक को बच्चों को चिन्हों के बोध कराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मतलब कह सकते हैं अल्पस का मतलब होता है एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल। मतलब एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए उसमें माहिर होना चाहिए, और लैंग्वेज उसकी भाषा आनी चाहिए, और पिक्चर दिखाकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और सिंबल जो होता है उसका चिन्हों के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। तो यही अल्पस, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए अल्पस का मतलब, और अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने पहले प्रश्न से, और सभी लोगों को ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये प्रश्न जो टॉपिक से ट्रेलर में आप लोग देख ही चुके हैं कि कितना महत्वपूर्ण ट्रेलर था, और यहाँ पे आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी होती है, तो जितना मैराथन में पढ़ाया गया यहाँ पे टॉपिक्स वो सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो गणित की भाषा एवं प्रकृति कैसी होती है, तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि अधिक कमजोर होती है, दूसरा अधिक लचीली होती है, अधिक सुदृढ़ होती है, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो हमने ऊपर ही बताया अधिक सुदृढ़ होती है। ठीक है, याद रखिएगा, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती है। आगे बढ़ते हैं, जितने लोगों का पहले का तीसरा है तब राइट आंसर है। ठीक है, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए सभी लोग, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आप लोगों को बनाते रहेंगे और अच्छे से समझाते रहेंगे, प्रयास करेंगे समझाने का। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि गणित की भाषा का महत्व क्या है, तो पहला हमारा देखिए शारीरिक कौशल के विकास में, दूसरा संप्रेषण कौशल के विकास में, तीसरा तार्किक कौशल के विकास में, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए हमने ऊपर ही बताया था गणित का महत्व कैसा होता है। तो गणित का महत्व जो होता है तार्किक कौशल के विकास के लिए होता है। तो राइट आंसर जितने लोगों का तीसरा आया है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में। 15 प्रश्न रखे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज की क्लास आप लोग छोड़ के ना जाइएगा, सभी लोग देखते हुए जाएगा। गणित की भाषा में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित किया जाता है, तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, गणितीय सिद्धांतों को, गणितीय संकेतों को, गणितीय पदों को, और चौथा करा इनमें से सभी को। तो हमने ऊपर ही आप लोगों को बताया है कि पद, प्रत्यय, सूत्र और सिद्धांत। ठीक है, ये आप लोग इनमें से सभी को शामिल कर सकते हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे, चौथे के साथ जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, गणित के सिद्धांत यहाँ पे भाषा को सम्मिलित करने किया जाता है, गणित के सिद्धांतों पर भी, गणित के संकेतों पर भी। संकेत नहीं रहेगा तो आप लोग सीख नहीं सकते हैं, इसलिए ये भी सही है। गणित के सिद्धांत अगर नहीं रहेंगे तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। गणित के पद यानी एक क्रम में नहीं रहेंगे तो अभी आप नहीं सीख सकते हैं, इसलिए तीनों का होना बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए हमारा यहाँ पे क्या करा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है चौथा ये करा कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा का झलक है। तो पहला देखिए हमारा क्या कर रहा है, पहला कह रहा है राम और सीता जा रहे हैं, तो जा रहे हैं इसमें गणित कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। श्याम जोधपुर जा रहा है, इसमें भी कहीं गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। और यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर दूरी तय की, यहाँ पे देखिए गणितीय संबंधित है। और श्याम मोहन दोनों भाई हैं, इसमें भी कोई कहीं झलक नहीं रहा है गणित का। तो जितने लोगों का यहाँ पे तीसरा आया है, देखिए इसमें 10 किलोमीटर तय किया है, तो इसमें गणित का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा हमारा तीसरा। जितने लोगों का तीसरा आया है एकदम सही है। पाँचवें प्रश्न पे अगर क्लास आप लोगों की अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। जितने लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और लाइक जरूर करिएगा। पाँचवां प्रश्न आगे बढ़ते हैं। पाँचवां प्रश्न देखिए क्या करा कि गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। तो पहला करा है शुद्धता बनाए रखने के लिए तो किसी भी तरीके से, दूसरा करा विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों से, और ज्ञात से, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए याद रखिएगा, कभी भी किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए विशेष विधि का प्रयोग होता है। बिना विधि और नियम से आप नहीं चल सकते हैं। अनुसार विभिन्न चरणों में बात किया है, तो चरणों का मतलब अलग अलग तरीकों से। तो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे आया है दूसरा एकदम करेक्ट उत्तर होगा सभी। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न भी बहुत अच्छा है, चलिए देख लेते हैं छठा प्रश्न क्या करा। थोड़ा सा लंबा है, इसके बाद में हम लोग नीचे घसला के देख लेंगे। करा कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों में क्रम में समझाइए। तो पहला हमारा करा शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करता है। और यहाँ पे दूसरा करा है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए
अमानक इकाइयों का प्रयोग करता है। और तीसरा कह रहा है शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को स्थापित करता है। और चौथा कह रहा है विद्यार्थी मीटरी मैट्रिक इकाइयों का के बीच संबंध स्थापित करता है। तो इसका राइट आंसर आगे ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका देखिए पहला याद रखिएगा, पहला कह रहा है लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग होता है। ये तो गलत आपका है, ठीक है, ये गलत आपका है, गलत नहीं है, लेकिन अगर क्रम में रखा जाए, क्रम में रखने की बात किया जाए तो पहला क्रम होगा यहाँ पे विद्यार्थी, यहाँ पे सी कह रहा है कि विद्यार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं का, पहले तो अवलोकन ही कराएंगे, पहले देखेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसका प्रयोग करेंगे, यानी ए के बाद बी का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करेगा। इसके बाद हम ए को रखेंगे, यहाँ पे ए को, पहले हम सी को रखेंगे, ठीक है, सी को रखेंगे, सॉरी सी बी ए, फिर इसके बाद हम लास्ट में रखेंगे डी को। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न थोड़ा सा ये भी लंबा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है एक शिक्षक विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग करने के लिए 7 गणितीय जर्नल पत्रिका दिखाने तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है, पहला कह रहा है कि गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग संबंधित बैठाने, अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। दूसरा कह रहा है शिक्षार्थियों को की गणितीय संकल्पनाओं को परीक्षा करने की बात कर रहा है। और यहाँ पे तीसरा कर रहा है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थी को अवसर उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। और चौथा कर रहा है गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा 7वें का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए अवसर तो दिया है, लेकिन यहाँ पे गतिविधि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा। कभी भी अगर कोई भी ऑप्शन है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे लंबी विधि को यहाँ पे ऑप्शन को चुनिएगा। गणित संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग संबंध में बैठाने और अपने ज्ञान विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो सहायता करना एकदम राइट आंसर होगा, पहला सही होगा 7वें का, ठीक है। ये अवसर वाला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 8वां प्रश्न ये कह रहा है अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है। अंक गणित मतलब होता है अंकन का गणितीकरण करना। तो यहाँ पे पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, पहला हमारा ये कह रहा है दैनिक जीवन के कार्य हेतु, दूसरा मजदूरी एवं व्यवहार के लिए, और तीसरा कह रहा है व्यवहारिक उपयोग के लिए, चौथा कह रहा है कि इनमें से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का क्या जाएगा। 8वें का देखिए सभी सम्मिलित हैं, क्योंकि गणित अंकन का प्रयोग आप दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं, मजदूरी व्यवसाय में भी आप अपनी जो मजदूरी उसे लेने के लिए कर सकते हैं, व्यवहारिक उपयोग मतलब अपने दैनिक जीवन में किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए कर सकते हैं वस्तुओं को। तो इसलिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा है एकदम करेक्ट आंसर है। 9वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न ये करा है गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है। तो पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अंक गणित, बीजगणित, सांख्यिकी, ज्यामिति। तो राइट आंसर 9वें का क्या जाएगा, याद रखिएगा गणित की सर्वप्रथम विकसित भाषा जो शाखा जो है अंक गणित है। कौन सी है, अंक गणित। इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न में आ चुके हैं, ठीक है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। 10वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखिए ये कह रहा है कि मनुष्य के जीवन की किन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पहला मनोवैज्ञानिक, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा सामाजिक, चौथा कह रहा है आर्थिक। तो किसमें सबसे ज़्यादा गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो मनोवैज्ञानिक में होता है, सामाजिक में होता है, सांस्कृतिक में या फिर आर्थिक में। तो यहाँ पे 10वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे आर्थिक में होता है। कभी भी लेन देन के लिए ही किया जाता है, किसी भी चीज़ में गणित का प्रयोग लेन देन के लिए ही किया जाता है, आर्थिक में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। 11वें का प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है गणित का सामुदायिक महत्व है, महत्वपूर्ण। पहला हमारा देखिए क्या रहा है नैतिक दृष्टि से, दूसरा कह रहा है सामाजिक दृष्टि से, तीसरा कह रहा है कि सांस्कृतिक दृष्टि से, चौथा कह रहा है कि इनमें सभी। किसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है गणित समुदाय का महत्व। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का क्या जाएगा, चौथा जाएगा एकदम। जहाँ पर भी सही या ये सभी ऑप्शन में हमेशा रहता है तो वो सभी ही सही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है। 12वां प्रश्न ये कर रहा है कि गणितीय पदों को परिभाषित करने वाला सामुदायिक उद्देश्य क्या है। तो पहला कर रहा है ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक, क्रियात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का क्या जाएगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा गणितीय का प्रयोग कहाँ, हमने ऑप्शन में ही मैराथन में ही ऊपर बता दिया है कि व्यवहारगत होता है, ठीक है। गणित पदों का जो परिभाषित करने का जो सामुदायिक उद्देश्य होता है वो व्यवहारिक होता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा है व्यवहारगत एकदम सही है।
देखिए 13वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 13वां प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है, कौन सा गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो पहला देखिए क्या कर रहा है, सीता सब्जी वाले सब्जी खरीद रही है, तो सब्जी खरीद रही है, इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा कह रहा है रमन अपने पिता की दुकान पर बही खाता जाँच कर रहा है, बही खाता। तीसरा देख लेते हैं राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, इसमें भी नहीं है। सुनीता धूप में कपड़े सुखा रही है, इसमें भी नहीं है। तो बही खाता जाँच कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, ये अपने जो दुकान में उस समस्या जो भी लेन देन की क्रियाएं हैं उसको यहाँ पे देख रहा है, तो वही खाता चेक कर रहा है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, 14वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 14वां प्रश्न ये कर रहा है गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि पहला देखिए क्या कर रहा है, गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है। दूसरा कर रहा है गणित बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती हैं। और तीसरा करा है गणित व्यक्तिगत तर्कात्मक कौशल को विकास करता है। उपर्युक्त सभी, तो हमने पहले ही बताया जहाँ पर भी उपर्युक्त सभी नजर आए उसे तुरंत सही करिएगा, क्योंकि उपर्युक्त सभी हमेशा ऑप्शन में सही होता है। 100% नहीं तो 99% ये क्या करता है, 199% ये सही ही होता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। 15वां और अंतिम प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, और इसे आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है। गणित की समाज में आवश्यकता होती है, तो पहला करा है लेन देन में, व्यवहार एवं उद्देश्य में, उद्योग में। तीसरा करा है कि ए और दो दोनों में। चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट में उत्तर देंगे, और देखते हैं कितने लोगों का कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आता है। जिन लोगों का उत्तर आएगा उन लोगों का क्या किया जाएगा, नाम अगले क्लास में बता दिया जाएगा। और जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। आप लोगों से निवेदन है कि एक बार शेयर करिएगा, लाइक तो कर ही देते हैं, एक बार फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो अगली क्लास जो चलेगी बहुत ही महत्वपूर्ण टैग वर्ड पे होने वाली है, क्योंकि वहाँ से आप लोगों के प्रश्न बहुत ही लाजवाब बनने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।